नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो पूरा का पूरा पोर्शन कवर करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, ये सेम ट्रिक्स क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये यूपीएससी की लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज क्या है, मैं आपको क्वेश्चन वाइज समझाऊंगा। ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे रोज देखने को मिलती है। ठीक है, और ये लेक्चर दोपहर 2:05 पर अपलोड हो जाता है। डे 1 से लेके डे 10 तक हमने 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया था। डे 11 से लेके डे 20 तक हमने 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्लास देखने के बाद आप उस क्लासेस को भी देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और डे नंबर 21 से हमने 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया है। आज है डे नंबर 23 और डे नंबर 23 में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है एक मिनट बस पेन चेंज कर लेता हूँ। अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगती है, ठीक है, तो वो लेक्चर को 1.25 या 1.5 की स्पीड पर करके देख सकता है। अभी हम 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डे 21 और डे 22 में हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। आज डे नंबर 23 है जहां हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 30th क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्यों है, क्या है, क्यों उस साल पूछा गया, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। पहले रोज की तरह मैं आपको 15 सेकंड्स दूंगा, आप स्टेटमेंट्स को पढ़ लो, फिर कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 15 सेकंड बाद मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए, आई होप आपने अब तक इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन का रीजन क्या था पूछे जाने का, वो रीजन एक सिंपल सा था कि फसल बीमा योजना जो है ये 2016 में मतलब उसी साल लाई गई थी। ठीक है, दिस वॉज द रीजन कि ये उस साल पूछा गया। इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि 2025 मतलब जून 2025 से लेकर जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता है उसके एक महीने पहले तक, मतलब 2026 में मई तक या मई से पहले तक जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो भी इन सालों में रिलीज हो रही है, ठीक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ये काम हम कहाँ पे करते हैं, जो आपको करंट अफेयर के सेशंस देखने को मिल रहे हैं वहां पर हम ये काम कवर कर लेते हैं। जो नहीं देख रहा है करंट अफेयर के सेशंस, वो प्लेलिस्ट में मंथली करंट अफेयर्स के नाम से सेशंस वहां पे रखे हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो स्कीम है इसमें फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप। चीजों को पकड़ना, ठीक है, चीजों को पकड़ना, यही लैंग्वेज की बात मैं कर रहा था। फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। क्या ऐसा था इस योजना में? ठीक है, उस टाइम पर जो भी लोग पढ़ रहे होंगे उन्होंने शायद इस स्कीम के बारे में तब पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा, लेकिन आप लोगों ने शायद इतनी डीप में नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी भी सीजन की क्रॉप को और किसी भी क्रॉप को 2% का प्रीमियम पे करना था, बिल्कुल भी नहीं था ऐसे। यहां पर 3 क्रॉप्स की बात करी गई थी। एक थी खारिफ, एक थी राबी और एक थी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, एक मिनट। ठीक है,
अब हुआ क्या, मैं क्यों इसके बारे में बता रहा हूँ, देखो अब ना ये 2016 में आई थी, 2026 का जो आप एग्जाम देंगे उसमें इसे 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डीप में आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए अलग प्रीमियम था, इसके लिए अलग प्रीमियम था, इसके लिए अलग प्रीमियम था, कितना था क्या था मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप बस एक ओवरव्यू देखो। बोला गया है ये जो स्कीम है ये कवर कर रही है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स। ठीक है, ये बात ठीक है, दिस इज करेक्ट, ये गलत है। अब क्या है कि इसमें बोला गया कि मैक्सिमम पीरियड 2 वीक्स तक, मतलब जब आपने अपनी फसल काट ली उस हार्वेस्टिंग के 2 हफ्ते बाद तक अगर आपको कोई भी लॉसेस झेलने पड़ते हैं, ठीक है, किसकी वजह से, साइक्लोन्स की वजह से, अनसीजनल रेन्स की वजह से, या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी है उसकी वजह से, तो आपको ये प्रीमियम दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आप प्रीमियम भर रहे हैं, जो भी आपको ये स्कीम जिसे हम कहते हैं बीमा दे रही है, वो बीमा का पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट कहाँ तक, 14 डेज या फिर 2 वीक्स तक। तो स्टेटमेंट तो ये करेक्ट हो गई। अब क्योंकि 10 साल हो चुके हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लो इसके बारे में, जो कि क्या है, ये है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसे अवेल कर सकता है। देखो जितने भी फार्मर्स हैं, ठीक है, जितने भी फार्मर्स हैं, चाहे वो फार्मर्स के साथ साथ कौन होंगे, शेयर क्रॉपर्स या टेनेंट्स, मतलब कोई भी ऐसा टेनेंट फार्मर है जो किराए पर जमीन लेकर उसमें फार्मिंग कर रहा है, वो भी इसका पार्ट होगा। ठीक है, इस स्कीम के अंडर वो आ सकता है। ठीक है, याद रखना ये क्या है, कैसी स्कीम है, ये है जिसे हम कहते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, ये भी आप याद रखना। साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर्स हो जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स, हेल स्टॉर्म्स, लैंडस्लाइड्स एंड सीजनल रेनफॉल, इसके चलते आपको इस योजना के तहत आपको बीमा दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको जो पैसा देना है, जो आपने प्रीमियम भरा है, उसका पैसा आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो पेस्ट एंड डिजीज कवरेज है, मतलब कि अगर कोई क्रॉप में पेस्ट अटैक हो जाता है या आपको क्रॉप डिजीज हो जाता है, उस टाइम पर भी आपको पैसा दे दिया जाएगा। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कवर होते हैं, जो अभी हमने स्टेटमेंट 2 में देखा था। मैंने बताया आपको 2 वीक्स तक के, 2 वीक्स मतलब 14 डेज तक अगर कोई भी ऐसा आपको केस देखने को मिलता है जहां पर आपकी फसल खराब हुई है, उस टाइम पर आपको पैसा दे दिया जाएगा। लोकलाइज कैलामिटीज का मतलब क्या है कि किसी के इंडिविजुअल के फार्म में वो चीज हो गई है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एरिया में ऐसा हुआ है, बट हाँ इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर आपका कोई नुकसान हुआ है किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी लोकलाइज कैलामिटी है उसकी वजह से, तब भी आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि ना, अ, यहाँ पर वो चीज गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको लिख देता हूँ। देखो राबी जो है, खारिफ क्रॉप जो है, उसके लिए प्रीमियम भरना था 2% का, जैसा स्कीम में लिखा हुआ था कि 2% का, पर वो सबके लिए नहीं था। खारिफ क्रॉप वालों को 2% का प्रीमियम देना था, राबी क्रॉप वाले जो थे उन्हें 1.5% का प्रीमियम देना था, और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप वाले थे उनको 5% का प्रीमियम देना था। ठीक है, क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप है, इसे देकर पैसा आ जाता है, तो इसलिए इनका प्रीमियम भी ज्यादा है, इन्हें ज्यादा पैसा देना था। ठीक है, इस योजना में। अब हाँ, मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे आपने देखा कि उनको प्रीमियम देना पड़ रहा है, बट गवर्नमेंट ने फुली सब्सिडाइज कर दिया था, मतलब फार्मर्स को कोई भी पैसा नहीं देना था। कहाँ पर, जो नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स थे, जो जम्मू एंड कश्मीर के फार्मर्स थे, और जो हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स हैं, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी पैसा नहीं देना था, उनके लिए ये स्कीम फुली सब्सिडाइज थी। ठीक है, उनके प्रीमियम्स जो थे फुली सब्सिडाइज थे, मतलब सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट भरी थी। वहां पर 2%, 1.5% और 5% पैसा कौन भर रहे थे, फार्मर्स भर रहे थे इस स्कीम के तहत। ठीक है, ये चीज थी जो आपको इस स्कीम से रिलेटेड पता होनी चाहिए थी, ये याद रखना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन जो है, ये किससे रिलेटेड है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल से। देखो उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से ये स्पीशीज न्यूज में रही होगी तो पूछ लिया गया। ठीक है, बट हम इससे क्या याद रख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, वो हम देख लेंगे। 15 सेकंड दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ो, स्टेटमेंट्स को पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं।
चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो जरा, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन नेचुरल हैबिटेट। अब ना, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन क्या समझ सकते हो, मैंने ये आपको 2014 और 15 के एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर के एक और एक क्वेश्चन में दिखाया था। मतलब 2014 में एक क्वेश्चन में ये चीज आपको करवाई थी और 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर में एक चीज करवाई थी, जो मैं फिर से यहाँ पे करवा रहा हूँ। हाँ, इस वाले समझ से एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट आपको पता है कि एक क्वेश्चन भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पेपर टाइम में, ठीक है। तो वही देखो, यहां पे इन्होंने बोल दिया सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। चलो ठीक है, ये फिर भी वाइड रिप्रेजेंटेशन है एक एरिया की। यहां पे बोला इन्होंने हाइयर हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब इनके हिसाब से इनका नेचुरल हैबिटेट जम्मू एंड कश्मीर में भी हाइयर हिमालयाज में ही है, जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। इनका कहना ये है, ठीक है। तो इन्होंने एक एरिया लिया, उस एरिया को भी और ज्यादा डिफाइन कर दिया, और ऐसी चीजें यूजुअली गलत होती है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये एक और एक क्वेश्चन में दिखाया है 2014 में और 2015 में। बोला है सॉल्ट मार्शेस, वो भी वेस्टर्न गुजरात के, मतलब कि एक गुजरात उठाया, उसके सॉल्ट मार्शेस उठाए, और उसमें भी गुजरात का वेस्टर्न पार्ट ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स इतना बड़ा रीजन है, इतना बड़ा रीजन है वेस्टर्न घाट्स, अब यहां पर क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो दो वाइड रिप्रेजेंटेशन हमें फिर भी देखने को मिली, बट फिर से कहता हूं, नॉलेज इज सुपीरियर। उसके अलावा अगर आपको ट्रिक्स लगानी है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, जो कि हाँ बहुत हद तक यूजफुल होती है, बट एंड क्वेश्चन तक पहुंचने तक आपको थोड़ी सी समझ रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर था वेस्टर्न घाट्स। बट अब क्या याद रख सकते हैं ग्रेट हॉर्नबिल से रिलेटेड, कि सिर्फ वेस्टर्न घाट ही इसका एक जैसे हम कहते हैं नेचुरल हैबिटेट नहीं है, इसके अलावा और भी जगहें हैं, जैसे आपको ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लस आपको ये कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको ये देखने को मिलेंगे साउथ ऑफ नेपाल से लेके उत्तराखंड तक, ठीक है, यूके लिख रहा हूं, उस एरिया में देखने को मिलेंगे। तो मेनली 3 रीजन्स में हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, ये स्टेट एनिमल भी है, स्टेट एनिमल किसका, स्टेट एनिमल ऑफ दो स्टेट्स का, एक केरला का और एक किसका, एंड आंध्र प्रदेश का, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है, आईयूसीएन की लिस्ट में, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडियन ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को वल्नरेबल स्टेट में माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है, वल्नरेबल। ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन याद मत रखो, बहुत कुछ है याद रखने को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें हेल्प मिलती है चीजों को समझने में, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन्हें कवर करने में, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिर्फ एज अ प्रैक्टिस समझो, कोई क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट नहीं होता। हाँ, पिछले क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में रिपीट हो जाते हैं, जो मैंने आपको पिछले साल के पेपर्स में दिखाया भी है, पर हाँ प्रॉपर तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसीलिए बोलता हूँ एक ओवरव्यू रखो, ठीक है, समझो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी से रिलेटेड है, जो अब नेशनल गंगा काउंसिल बन चुकी है, ठीक है। क्यों ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि 2016 में इसको रीनेम कर दिया था, या ऐसे लिख दो रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। नाम भी चेंज हो गया था, मतलब सारे के सारे फंक्शन किसी और काउंसिल को दे दिए गए थे, तो मैं वो अभी बताऊंगा। इसको रिप्लेस कर दिया गया था, इस वजह से ये क्वेश्चन आया था। तो देखो, हर एक क्वेश्चन के आने की एक सेंस है, वो सेंस आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, वो आप पढ़ो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपके पास 15 सेकंड्स है, फिर मैं समझाऊंगा।
ठीक है, अब क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ना। देखो 2016 में रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करके क्या बना वो अभी बात कर लेंगे। जो ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, इसे लॉन्च किया गया था, लॉन्च्ड इन 2009। अब ना इसे 10 साल हुए थे ना कुछ हुआ था, फिर भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्यों पूछा गया। इसको रिप्लेस कर दिया गया था और बना दिया गया था नेशनल गंगा काउंसिल। वो भी आगे लिखवा दूंगा। अब पहले स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। बोला गया है रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, उसके बाद इट स्प्रेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल, बिल्कुल ठीक बात है, यही इसका वर्क था, यही काम था। बोला गया वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच द गंगा फ्लोज बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द NGRBA ऑन रोटेशनल बेसिस, ये गलत है। जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो मेंबर्स होते हैं, बट जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, PM ऑफ इंडिया। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गई थी। ठीक है, 2016 में 2016 में रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, और क्या बन गया, नेशनल गंगा काउंसिल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब करंट अफेयर्स में आएगा तो और डीप में एक्सप्लेन करूंगा ये नेशनल गंगा काउंसिल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो। किस एक्ट के अंदर आती है, एक्ट कौन सा है, एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EPA लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था ये एक्ट, 1986 में। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति। बहुत डीप में एनालिसिस करेंगे कहाँ पे, करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका मैंने आंसर मार्क कर दिया क्या, नहीं, इसका आंसर मार्क नहीं किया। 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि चेयरमैन जो है वो चीफ मिनिस्टर्स नहीं बनते रोटेशनल बेसिस पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। चारों ऑप्शंस पढ़ लो, फिर मैं आपको इतने इजीली ये चीज समझाऊंगा कि आप आराम से सही ऑप्शन ढूंढ लेंगे। ठीक है, 15 सेकेंड्स आपके पास, समझना स्टार्ट करिए, स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए, आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। अब देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ नीम कोटेड यूरिया और यूरिया में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पता तो होना चाहिए। अगली बार किसी स्टेटमेंट में आ गया नीम कोटेड यूरिया ये करता है, तो एटलीस्ट आपको याद तो हो कि हाँ ये बताया था। ठीक है, और ये होता है इसीलिए नीम कोटेड यूरिया को यूज करते हैं। देखो होता क्या है, नॉर्मल यूरिया है अगर, ठीक है, यूरिया क्या है, एक इंपॉर्टेंट सप्लायर है, सप्लायर है किसका, नाइट्रोजन का, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर क्रॉप्स। ठीक है, फॉर क्रॉप्स लिख देता हूं, फॉर क्रॉप्स। बट प्रॉब्लम क्या है, जो ये क्रॉप्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 32 ओनली 32 40% ही यूटिलाइज कर पाती है। ओनली 30 to 40% ऑफ नाइट्रोजन इज यूटिलाइज्ड।
अब एक बात बताओ, जब सिर्फ 30 to 40% नाइट्रोजन ही यूटिलाइज हो पा रहा है तो 60 to 70% कहाँ जा रहा है? तो बाकी जो बचा हुआ यूरिया है, बाकी जो बचा हुआ यूरिया है, मैं ऐसे लिख देता हूं कि रेस्ट ऑफ द यूरिया, रेस्ट ऑफ द यूरिया, उसमें दो काम होते हैं। या तो वो क्या बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कन्वर्ट्स टू एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम, डबल एम आएगा, एमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, या तो वो क्या होता है, या तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमोनिया गैस में। ठीक है, या तो कन्वर्ट्स टू एमोनिया, बार बार सिंगल एम क्यों लिख देता हूं मैं, एमोनिया गैस। ठीक है, अब इस एमोनिया गैस में जो कन्वर्जन हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को एक नाम से जाना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं एमोनिया वॉली वोलेटाइजेशन। ठीक है, इस नाम से ये जाना जाता है, तो ये भी आपको चीज जो है वो याद रखनी है। अब ये तो हो गया ऐसे कि नॉर्मल यूरिया जो है वो इस तरीके से काम करता है, जो बचा हुआ यूरिया है वो एमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सॉइल के लिए हार्मफुल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्या करूं, अगर इस यूरिया की जगह मैं क्या करूं, नीम कोटेड यूरिया ले आऊं, नीम कोटेड यूरिया ले आऊं, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो कैसे इस प्रोसेस को कम करेगा? ठीक है, वो क्या करता है, ये स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेट फॉर्मेशन। एमोनियम नाइट्रेट ऊपर बन रहा था, उस नाइट्रेट फॉर्मेशन को ये स्लो कर देता है, इस प्रोसेस को। ठीक है, जिस तेजी से पहले अमोनियम नाइट्रेट बन रहा था अब नहीं बनेगा। जब ऐसा हो जाएगा तो इससे क्या हमें देखने को मिलेगा कि जो जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट बनने के बाद वो सॉइल में डिसॉल्व हो रहा था, अब वो डिसोल्यूशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रेट बनने का रेट भी तो कम हो रहा है ना? तो उसके घुलने का, सॉइल में घुलने का रेट भी कम हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं हम, डिक्रीज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। ठीक है, तो अब देखो जरा, पहले क्या हो रहा था, नॉर्मल यूरिया के टाइम पर ये बन रहा था, ये बन रहा था, बट अब जब नीम कोटेड यूरिया आ गया तो वो स्लो डाउन कर रहा है नाइट्रेट के फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है सॉइल में नाइट्रेट का वो भी कम हो जाता है। तो यही यहाँ पे स्टेटमेंट किस में लिखा हुआ है, बी में, कि नीम कोटिंग क्या करता है, स्लो कर देता है द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन दी सॉइल। क्यों कर देता है, क्योंकि जो नीम कोटिंग है वो नाइट्रेट बनने का रेट भी तो कम कर रही है, इस वजह से। तो अब आपको कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई आगे देखने को मिलता है किसी स्टेटमेंट में या कुछ भी इससे रिलेटेड, तो आप इजीली उसे कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स आराम से पढ़ो, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, आपको इसके लिए मैं 15 सेकंड दे रहा हूं, आराम से पढ़ लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं।
चलिए, आई होप आपने अब तक पढ़ लिया होगा। देखो, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ इन अ स्टेट होता है उसे अपॉइंट गवर्नर नहीं करते, इनके नाम पर अपॉइंट किया जाता है, बट अपॉइंट करने का काम, चूज करने का काम सीएम करता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, बोला गया है द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। नो, डज नॉट हैव, ऐसे लिख देता हूं, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत थी, नीदर वन नॉट टू। अब आगे आने वाले सालों में अगर चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी है। अब आपको आगे आने वाले सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे कि सबसे पहले, एक मिनट रुकिएगा, बस कॉल आ गई थी। हाँ जी, अब देखते हैं। ये जो है कि जो अपॉइंटमेंट है, इससे रिलेटेड क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जो चीफ मिनिस्टर है वो चूज करता है चीफ सेक्रेटरी को। ठीक है, कैसे? थ्रू द अपॉइंटमेंट, दो द अपॉइंटमेंट इज फॉर्मली मेड इन द गवर्नर्स नेम। मैंने आपको बताया कि इनके नाम पर अपॉइंटमेंट होता है, बट चीफ सेक्रेटरी कौन बनेंगे, उन्हें अपॉइंट कौन करेगा, ये सारा काम किसका है? चीफ मिनिस्टर का है। ठीक है, यूजुअली ऐसा किया जाता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, आईएएस ऑफिसर, उनको चूज किया जाता है किसमें? एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट। बट ऐसा कोई रूल नहीं है, बस ऐसा किया जाता है। ठीक है, एक समझ लो कि एक जिसे हम बोलते हैं ना कि रिवाज है कि ऐसा किया जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। अब यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे कि ये क्या है, मैंने ना सारी मेन चीजें आपके लिए अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। ये क्या करते हैं? जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि काम है, उनको गाइड और कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ ये प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं किसके? चीफ मिनिस्टर के। ठीक है, स्टेट कैबिनेट के ये एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। साथ ही साथ जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होती है, और इनके बीच में जो अगर कोई डिस्प्यूट हो गया कभी डिपार्टमेंट्स के बीच में किसी भी चीज से रिलेटेड, तो उसे रिजॉल्व करवाने का काम कौन करते हैं? चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते हैं। ठीक है, फिर से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन बनाए रखने का काम भी कौन करते हैं? चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते हैं। ओके, और ऐसे क्राइसिस मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर करना हो, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनका, तो वो कौन डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड की बात नहीं है, बस वो रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फिर बाकी काम तो नेताओं का है कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, बट रिकमेंडेशन ये देते हैं। साथ ही साथ ये याद रखना है कि इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है इनका, बस ये चीज याद रखना। इसी से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट बनाई गई थी। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, किससे रिलेटेड? चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम से रिलेटेड। अब ये क्यों पूछा गया था? क्योंकि ये स्कीम आई थी 2016 में। आप सोचो, मैंने 14 में भी दिखाया, 15 में भी दिखाया, 16 में भी दिखा रहा हूं कि वो स्कीम्स, वो प्रोग्राम्स, वो कोई भी चीज आ रही है, ठीक है, वही पूछी जा रही है जो रेलेवेंट है, जो उस साल आई है। ठीक है, तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे, और इन सब चीजों का ध्यान मैंने रखा है करंट अफेयर के सेशंस में। ठीक है, तो आप उन्हें जरूर देखना अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। ओके, तो फिर से आपको 15 सेकंड्स दे रहा हूं, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, आराम से समझिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, बोला गया है कि ये जो स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसका जो पर्पस है वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, किसके लिए? एसटी एससी के जो भी उस मतलब कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए, और साथ ही साथ विमेन के लिए। ठीक है, और बोला गया है इसकी जो रीफाइनेंसिंग करता है वो कौन करता है? सिडबी करता है। ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। बट क्या है क्या नहीं है मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत आया तो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उससे वापस पूछना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन क्योंकि 10 साल हो गए हैं तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। याद रखना, सिर्फ विमेन और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी के या फिर उस मतलब कि SC एंड ST को जो बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए थी। साथ ही साथ सिर्फ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस के लिए ये स्कीम है, उनके लिए नहीं है जो पहले से बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं या पहले से कोई काम चल रहा है, नहीं, जो एकदम न्यू है। किसी को नहीं पता ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज क्या होता है तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है। वो न्यू बिजनेसेस या ऐसे नए प्रोजेक्ट्स जो एकदम स्क्रैच से बने हैं, वो किसी और प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो एकदम न्यू है, ग्रास रूट लेवल से वो अब बनना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस बोला जाता है, ठीक है। उनको लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, वो सर्विस सेक्टर में हो, वो ट्रेडिंग सेक्टर में हो, ठीक है, उन सबको क्या प्रोवाइड करेंगे, उन सबको प्रोवाइड लोन करेंगे। लोन प्रोवाइड करेंगे किन किन को, विमेन को या वो लोग जो SC एंड ST कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। लोन कितना दिया जाएगा, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। 100 लाख बोल लो, 1 करोड़ बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। और बोला गया जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है ना, वो एटलीस्ट एक ST SC या फिर एक वुमन एंटरप्रेन्योर को लोन जरूर दे पर ब्रांच, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार क्वेश्चन आ गया है वापस आना मुश्किल है, पर हाँ क्योंकि 10 साल पूरे हो गए हैं तो थोड़ा सा दिमाग में रखना क्या स्कीम थी क्या नहीं थी, वो घुमाएंगे तो यहीं पे घुमाएंगे। याद रखना सिर्फ उन एंटरप्राइजेस के लिए, उन कंपनीज के लिए ये लोन दिया जाएगा जो एकदम स्क्रैच से बन रही है, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है FAO के बारे में। इस साल के लिए FAO इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसको 80 ईयर्स पूरे हो गए हैं। कब, 2025 में, ठीक है। ये मैंने करंट अफेयर्स में अभी करवाया, इस अक्टूबर के करंट अफेयर्स में, तो आप देख लेना, ठीक है। FAO को एक अकॉर्ड्स द स्टेटस ऑफ दिस GIAHS, ठीक है, टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम। ये क्या था, क्या इनिशिएटिव नहीं था, वो सारी चीजें इन स्टेटमेंट्स में लिखी हुई हैं। आप इवेल्युएट करो कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद 15 से 20 सेकंड्स के बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखो इस इनिशिएटिव का, इस सिस्टम का पूरा नाम पढ़ो पहले। ग्लोबली मींस ग्लोबल लेवल पर इंपॉर्टेंट क्या, एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। प्लीज इन तीनों वर्ड्स को अलग अलग याद रखना, ठीक है। उसी से मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और आप खुद समझेंगे कि भाई हाँ जी, नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड दोनों होना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे बोला है कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम से रिलेटेड ये क्या है, ये एक इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है, टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग in modern farming methods and financial support to the local communities of the identified GIAHS so as to greatly enhance their agricultural productivity। मैंने आपको क्या बताया था कि क्या कोई भी मतलब की स्कीम आ रही है, कोई भी इनिशिएटिव आ रहा है, पहले भी अभी ये कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या वो लोकल लेवल पर जाकर पैसा प्रोवाइड करेंगे। अगर वो करते भी तो क्या करते कि गवर्नमेंट को पैसा देंगे, वो लोकल कम्युनिटीज में जाके किसी भी तरीके से पैसा प्रोवाइड करेगी।
क्या एक ऐसा इनिशिएटिव आया एफएओ का जो वो लोकल लेवल पे जाके दे रही है, और उसके बाद आपको अच्छा दिखाने के लिए और ज्यादा आप पर विश्वास करवाने के लिए स्टेटमेंट में लिखा है कि ताकि ग्रेटली एनहांस हो जाए। भाई ये जब वर्ड्स आते हैं ना जो आपको और ज्यादा भरोसा करवाने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ना सतर्क हो जाया करिए कि भाई साहब यहां तो कुछ झोल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो थी गलत, क्योंकि इस इनिशिएटिव का सिंपल सा काम था कि आप आइडेंटिफाई करो और जितने भी एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है उनके कंजर्वेशन में हेल्प करो। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं करी गई थी, कोई बात नहीं करी थी कि उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो। जब यार हेरिटेज सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहां घुसा रहे हो? ठीक है, उसके बाद बोला गया है टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशन फार्म प्रैक्टिसेस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप्स, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। ये तो किया जा सकता है, बट फिर भी चलो नहीं समझ में आता, छोड़ो इसको, अभी स्टेटमेंट को आगे बढ़ो। बोला गया टू प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल दी वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। भाई उधर सिस्टम की बात करी गई है, ये प्रोड्यूस कहां से आ गया इधर की? जो क्रॉप वो उगा रहे हैं उनकी सारी वेराइटीज को जोग्राफिकल इंडिकेशन दे दो। ये क्या मतलब कि आप समझ रहे हो स्टेटमेंट में क्या झोल चल रहा है? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये चीजें हाँ आज शायद सेंस ना बनाए, पर जब ये क्लासेस पूरी हो जाएंगी ना 2025 के पेपर तक, तब आपको समझ में आएगा कि यही वो नैक है जो आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे हेरिटेज सिस्टम की बात चल रही है कि जितने भी ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोड्यूस से रिलेटेड बात करी है, वो भी बोल रहे सारी की सारी वेराइटीज को, तो दिस इज रॉन्ग। अब आपने देखा एक गलत है, तीसरी गलत है, तो एक ही बची फिर सेकंड, और कोई नन का ऑप्शन था नहीं। ठीक है, बट अब इन चीज़ों को करना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब डायरेक्टली आता है ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स करेक्ट, ओनली ऑल थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट। ठीक है, बट हाँ फिर भी कुछ हद तक आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं आज भी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, समझा करो। तो इस इनिशिएटिव का क्या काम था? बस इस इनिशिएटिव का काम सिर्फ इतना सा था कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है और उन्हें कंजर्व करो। तो क्या काम था इसका? सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का, आइडेंटिफिकेशन का प्लस कंजर्वेशन का। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट और ये सब बोल की बात नहीं करी गई थी। ठीक है, और ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो कुछ सर्टेन ओरिजिन के एग्रीकल्चरल सिस्टम के लिए ही था, फॉर सर्टेन ओरिजिन एग्रीकल्चरल सिस्टम, सबके लिए तो नहीं था। ठीक है, तो इन चीजों को आप भी पकड़ने की कोशिश करो। अब जब आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन चीजों को प्लीज पकड़ना। जितना बड़ा जितना लंबा क्वेश्चन होता है, जितनी लंबी स्टेटमेंट्स होती है, उसमें गलतियां ढूंढना उतना ही आसान होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये ना एफएओ से रिलेटेड वैसे मैंने करंट अफेयर्स में भी करवाया, बट यहाँ पे भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऐड कर दी है क्योंकि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। जो नहीं देखता करंट अफेयर के सेशन, कोई बात नहीं भाई, आप इधर पढ़ लो। ठीक है, जो एफएओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस बार 80 साल पूरे हो गए हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया जो है वो क्या है? फाउंडिंग मेंबर। इंडिया 1945 से ही क्या है, इसका पार्ट है एफएओ का। ये क्या करती है, याद रखना, ये स्पेशलाइज्ड यूएन की एजेंसी है। किसकी है? यूएन की। यहीं पे वो खेलते हैं। यूएन की एजेंसी है जो क्या करती है, जो हंगर एंड न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती है। किसके थ्रू? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के थ्रू। ठीक है, काम क्या है, एम क्या है, अभी मैंने बताया। हंगर एंड करनी है, माल न्यूट्रिशन को एंड करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, और साथ ही साथ प्रमोट करना है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्लस उसके अंदर ही आ जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, कहां पर ओरिजिन हुआ था? क्यूबेक सिटी, कनाडा में।
कितने मेंबर्स है 195, जिसमें से 194 कंट्रीज है और एक यूनियन है। कौन सी यूनियन है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड पहले भी 2014 में भी एक क्वेश्चन आया था। तब मैंने आपको एक पिक्चर भी प्रोवाइड करी थी जिसमें दिया गया था सब कुछ कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी नहीं है। उस टाइम पे नहीं किया, कोई बात नहीं, अब कर लेना, मैं भी करवा दूंगा। ठीक है, उस टाइम पर क्या था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें यहाँ लोहित की जगह बैरक रिवर थी। बट मैंने तब यही बताया था कि जब भी आप रिवर सिस्टम पढ़ो तो ये चीज चेक करो कि कौन सा रिवर सिस्टम अलग है। जैसे बैरक रिवर सिस्टम जो है वो तो अलग है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है ब्रह्मपुत्र का। तो उस टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, बट इसको पढ़ो तीनों ऑप्शंस को। वैसे तो बता दे दो, चलो इसे कर ही लेते हैं ना, इसमें समझने वाला पार्ट ज्यादा है। सबसे पहले देखो, ये जो ब्रह्मपुत्र है बिल्कुल दिबांग, कामेंग और लोहित इसकी ट्रिब्यूटरीज है, 1 2 3। बट सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना है, इससे आगे बढ़ते हैं। अब इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं तिब्बत रीजन में? यार लुंग सांगपो। ठीक है, क्या कहाँ बोलते हैं इसको? ये तिब्बत रीजन में। कहाँ से ओरिजिन होता है? ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? होता है चेमा युंगडुंग, युंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ पे है ग्लेशियर? तिब्बत रीजन में। ठीक है, उसके बाद इसका जो निकास है, मींस की एंड जो है, माउथ कहाँ पर है? ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम हर एक क्वेश्चन की हेल्प से अपने स्टैटिक का कितना सारा पोर्शन कवर करते जा रहे हैं। जो ये क्लासेस रेगुलरली ले रहे हैं, जो कमेंट करके भी मुझे बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोटिवेटिंग, मतलब कि मोटिवेशन मिलती है, और ज़्यादा मन करता है और ज़्यादा मेहनत करने का, और ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छे से और ज़्यादा चीज़ें लाने का। तो कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? इसकी जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर्स। ठीक है, टोटल बता रहा हूँ। ठीक है, इंडिया के अंदर वाली नहीं, टोटल बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैसे आती है? सबसे पहले चेमा युंगडोंग ग्लेशियर तिब्बत रीजन से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद ये आती है पूरा घूमकर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ये जाती है असम, असम के बाद ये जाती है बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसको, जो ये ब्रह्मपुत्र है, जैसे तिब्बत रीजन में यारलुंग सांगपो इसका नाम है, वैसे ही यहां पर जाके इसका नाम हो जाता है जमुना। किसका? ब्रह्मपुत्र का। और उसके बाद जो ये कहां पर खत्म होती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए बीओबी में किसको बोल रहा हूँ। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आओ जरा मैप पर, जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया छेमा युंगडोंग ग्लेशियर तिब्बत रीजन से आती है, यहाँ पे फिर इसे सांगपो का नाम दिया जाता है। घूम के आती है अरुणाचल प्रदेश में आकर, अ, इसको नाम दे दिया जाता है ब्रह्मपुत्र का। अब इसको देख लो, दिबांग हो या दिहांग हो, दोनों ही इसके ट्रिब्यूटरी हैं। लोहित, यहाँ दिहांग था, ये बूढ़ी दिहांग है। ये क्या है? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दिहांग, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है बूढ़ी दिहांग दिहांग। ठीक है, फिर आ गया दीखू, फिर सुभानसिरी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, एल लिख रहा हूं, एल मतलब क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, सुभानसिरी। सुभानसिरी की साइड में ही आती है कौन सी? मैं इधर लिख देता हूं, कामेंग, जो वहां पे ऑप्शन में दिया था, यहाँ पे नहीं है, कामेंग। फिर धानसिरी। ठीक है, सुभानसिरी और धानसिरी। ठीक है, फिर ऐसे ही करते करते आगे जाते जाते इंपॉर्टेंट आती है तीस्ता रिवर। ठीक है, फिर उसके बाद मानस रिवर। ठीक है, जो जो याद रखना है आपको। ओके, ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये ट्रिब्यूटरीज है, प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपके लिए ऐड करी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया था ऑल थ्री, यस। ओके, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, चेक करना क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। 15 सेकंड बाद मैं समझाता हूं। अब देखो जरा, पहले एक डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो, ये मान लो एक बैंक है और ये इसकी ब्रांचेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मान लो एक बाहर है, इंटरनेशनली भी है। ये सारे क्या हैं? ये सारे इससे कनेक्टेड हैं। ये सारे क्या हैं? इससे कनेक्टेड हैं, अपनी मेन ब्रांच से ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या है, एक आदमी है, ठीक है, वो इस ब्रांच में गया किसी भी काम से, ठीक है। अब क्या है कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है इस एरिया, यहाँ पे सेंट्रल बैंक में भी, सेंट्रल बैंक का मतलब है जो इसका कोर बैंक है, वहां पर इसकी इंफॉर्मेशन सारी दर्ज हो गई है। अब यही इंसान घूमकर इंटरनेशनल जाए, वहां पर जाकर कुछ काम करवाना चाहे, वहां से भी करवा सकता है, क्योंकि कोर बैंक में क्या है, एक ना बहुत ही देसी भाषा में समझा रहा हूं, कोर बैंक में क्या है, इसकी सारी डिटेल्स और एवरीथिंग इट इज देयर, ठीक है। अब ये इंडिया में कहीं पर भी जाए, इंटरनेशनल लेवल पर भी कहीं पर जाए, ये अपना काम करवा सकता है यहां पर जाकर, ठीक है। कहां पर जाकर? किसी भी बैंक में जाकर। कौन से बैंक में? इसी से रिलेटेड जो इसकी ब्रांचेज है वहां पर जाके काम करवा सकता है। तो इससे क्या हुआ, इससे सेंट्रलाइजेशन हो गया, किसका? पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम का, है ना। ये क्या हेल्प कर रहा है? ये अब इंसान को हेल्प कर रहा है कि वो अपनी बैंकिंग सर्विसेज को कहीं पर भी जाकर एंजॉय कर सकता है। समझे इस चीज को? ये इसका पूरा का पूरा मोटिव था। जब ऐसा हो गया तो मोबाइल ऐप सर्विसेज भी आ गई, है ना, मोबाइल ऐप सर्विसेज भी आ गई, उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प होने लगी, क्योंकि मोबाइल ऐप सर्विसेज भी तो इस कोर बैंक से ही क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। तो हर तरीके से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हर तरीके से यहाँ पे हमें जिसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है, और इसका कोई भी मोटिव नहीं था। अब देखो जरा ऑप्शन पे आओ। It is a networking of bank's branch which enables customer to operate their account from any branch of the bank on its network regardless of where they open their accounts। क्या यही चीज मैंने समझा दी डायग्राम के थ्रू? एकदम करेक्ट है। It is an effort to increase RBI's control over commercial bank through computerization। क्या मैंने कुछ ऐसा आपको बताया अभी कि आरबीआई ने ये इसलिए किया ताकि अपना कंट्रोल वो और ज्यादा मजबूत कर पाए? भाई बेकार स्टेटमेंट, घटिया स्टेटमेंट, कोई मतलब नहीं है इसका यहां से। बट हाँ, जिसे नॉलेज नहीं है उसके लिए ये स्टेटमेंट भी सेंस बनाएगी। अब चलते हैं आगे। It is a detailed procedure by which a bank with huge non-performing asset is taken over by another bank। कोई सेंस है? पूरा आपको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन समझाया, उसमें क्या कहीं पर भी मैंने एनपीए की बात करी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की? बिल्कुल घटिया स्टेटमेंट। तो कौन सी है? स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। बट आगे आ जाए तो उसके लिए मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करी है, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि ये क्या करता है जो ये सीबीएस क्वेश्चन है, कोर बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। अब क्या है ये कि ये रेंज ऑफ फीचर्स है ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके, सिक्योरिटी बढ़ सके, एक्सेसिबिलिटी बढ़ सके, कहीं से भी एक्सेसिबल हो, कहीं पर भी जाकर आप यूज कर सके अपनी सर्विसेज को। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि सिर्फ एक ब्रांच के ऊपर पूरा भार नहीं रहेगा, ठीक है, कहीं पर भी जाकर क्या कर सकता है इंसान, अपने काम को करवा सकता है। दीज फीचर स्ट्रीमलाइन डेली ऑपरेशंस, इजीली हो जाएंगे, ह्यूमन की इंटरवेंशन कम होगी, क्योंकि अब आपको पता है ऑनलाइन साइट्स बन चुकी है, एप्स बन चुकी है, अब आधा काम तो आप खुद ही कर लेते हो, है ना। जो काम पहले आपको बैंक में जाके ट्रांसफर करवाने होते थे पैसे, वो काम आप बैंक में जाके करते थे, अब 1 सेकंड में अपने फोन से कर देते हो। कितना आसान हो गया। यही है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। एनेबल बैंक्स टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स, बिल्कुल
कैसे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मोबाइल ऐप्स के थ्रू, साइट्स के थ्रू। आप किसी भी ब्रांच में जाकर, आप कहीं पर भी है, जॉब की वजह से आप बाहर गए, वहां पे उसकी ब्रांच में जाके अपना काम करवा लिया, तो ऑब्वियसली बेटर सर्विस वो दे पा रहे हैं ना इस तरीके से। की फीचर्स क्या है इसके, कि जो सेंट्रलाइज डेटाबेस हो जाएगा, कि अब आपकी इंफॉर्मेशन एक मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में है, वहां से वो किसी भी बैंक के पास चली जाएगी, किसी भी ब्रांच के पास चली जाएगी। ठीक है, तो यही बोला है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म लिंक्स ऑल बैंक ब्रांचेस। एनहांस सिक्योरिटी, कैसे? द सिस्टम इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव डेटा थ्रू एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, है ना? आपका जो डेटा है वो ऐसे ही नहीं पड़ा रहता कहीं पर भी, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। पहले पेपर वर्क था, अब सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, आपको अगर इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो आपको एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, कहीं पर पेपर लिखा पढ़ी में सब कुछ नहीं। ठीक है, ऊपर से कि बैंकिंग सर्विस क्या है, जैसे एटीएम्स आ गए, मोबाइल बैंकिंग आ गई, इंटरनेट बैंकिंग आ गई, फोन बैंकिंग आ गई, ये सब मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इसकी वजह से अब एक्सेस जो है, एक्सेसिबिलिटी जिसकी यहाँ पे बात चल रही थी, वो भी बढ़ चुकी है। ये है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब कहीं पर भी क्या आरबीआई की बात हुई कि उनकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई? कहीं बात नहीं हुई। क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कुछ बात हुई? नहीं हुई। तो जिसको इसके बारे में पता होगा वो तो इजीली इस क्वेश्चन को कर जाएगा, जिसे नहीं पता होगा वो इसमें सेंस बनाता रह जाएगा, है ना? इसलिए मैं बोलता हूँ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। वैसे मैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पिछली क्लासेस में बहुत ही डीप में बता चुका हूँ, बट फिर भी क्योंकि क्वेश्चन फिर से आया है तो मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तो मैं इसलिए अभी आपको 15 सेकंड्स बाद समझाऊंगा, तब तक आप इसे खुद पढ़ लें। ठीक है, क्या मैंने ऊपर मार्क किया था आंसर? राइट आंसर हाँ कर दिया था। ठीक है, चलिए, 15 सेकंड्स है आपके पास। चलिए, अब तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, है ना? अब देखो, ये एनेक्स 1 कंट्रीज ये इसका पार्ट नहीं है यार, ये तो क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट है। चलो ऐसा कर दो, पहले तीनों जो है आपको मैंने आगे आपके लिए ऐड किया हुआ है, वो तीनों समझा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम। ठीक है, देखो, कुछ नहीं है, मैंने मेन में जीते इतना बड़ा लिखा हुआ है, बट इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन में के बारे में बात करता है। तो जब भी क्योटो प्रोटोकॉल आपके दिमाग में आए, आपके दिमाग में याद आना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन से रिलेटेड बात करी गई है। ठीक है, किसके अंडर आता है? एक फ्रेमवर्क है यूएनएफसी, यूएनएफ CCC। ठीक है, उसके अंडर आता है। यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही कॉमन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करी गई है। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। ठीक है, मान लो ये डेवलप्ड है, डेवे डेवलप्ड, और ये डेवलपिंग है, ये डेवलपिंग है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने तो सारे की सारी रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर लिया। ठीक है, कोयले भी जला लिए। ठीक है, इसने प्रदूषण भी कर दिया, सब कुछ कर दिया इसने, और उसके बाद ये डेवलप हो गया है। अब डेवलपिंग कंट्रीज की बारी है, जब इनको क्या करना है, इनको अब डेवलप होना है, तो ये डेवलप कंट्रीज क्या बोलती हैं? ये बोलती है नहीं, प्रदूषण हो रहा है, तुम ऐसा मत करो, जबकि इनकी वजह से हुआ है। इन्होंने इतना ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया कि अब ये तो डेवलप हो गए, इनके पास पैसा आ गया, ये अपना स्टेबल हो गए, डेवलप्ड कंट्री बन गए, बट ये अब बाकी कंट्रीज को बोल रहे हैं भाई तुम यूज मत करो, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये है कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी ज्यादा है, कि भाई तुम्हारी वजह से इतना पॉल्यूशन हुआ है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम हमें नॉलेज प्रोवाइड करो, तुम हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, जिससे हम कम पॉल्यूशन क्रिएट करें, कम ग्रीन हाउस गैसेस को क्रिएट करें। ठीक है, तो ये तुम्हारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हमारी नहीं है, हमने तो अभी इतना पॉल्यूशन किया भी नहीं है। तो यही बात करता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि कॉमन क्या है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पॉल्यूशन कम करना है, हमें ग्रीन हाउस गैसेस कम करनी है। बट डिफरेंशिएटेड क्या है कि तुम्हारा ज्यादा है, तुम्हें ज्यादा कम करना है, तुम्हें ज्यादा हमें हेल्प करनी है कि हम भी कम कर सकें। समझे इस बात को, पॉल्यूशन को। तो ये है कॉमन, टारगेट कॉमन है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएटेड है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बात करी जाती है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की। ठीक है। उसके बाद नगोया प्रोटोकॉल। तो अभी क्या याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से 1997 में अडॉप्ट किया गया था, 2005 में फोर्स में आया था। ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं। नगोया प्रोटोकॉल क्या है, नगोया प्रोटोकॉल भी 2010 में अडॉप्ट किया गया था, 2014 में फोर्स में आया था। ठीक है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड है। क्या है जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड, देखो अब क्या है कि समझ लो कि ये एक कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री है, फिर से ईडी, डेवलप्ड, डेवलपिंग। ठीक है। और ये कंट्री है। अब समझो कि इनके पास कुछ जेनेटिक मॉडिफाइड रिसोर्सेज हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसोर्सेज हैं, समझ लो। ठीक है। या जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनके पास कुछ। अब इनके पास टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है, इनके पास सब कुछ ज्यादा है। तो अब क्या कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं कि ये इन रिसोर्सेज का फायदा उठाकर खुद के पास सारी की सारी मतलब कि जेनेटिक रिसोर्सेज रखकर ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपना फायदा कर सकते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर कर, ये चीजें प्रोवाइड कर कर नहीं कर कर क्या करेंगे, वो सारी की सारी खुद यूज करेंगे। ठीक है। तो हुआ क्या कि नगोया प्रोटोकॉल में ये डिसाइड करा गया कि जितनी भी जेनेटिक रिसोर्सेज है उनसे रिलेटेड कोई भी चीज हो, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो फेयर एंड इक्विटेबल वे में किया जाएगा। किसके बीच में, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में भी। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। ये क्या था, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। किससे रिलेटेड है, जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड है, प्लीज याद रखना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। यहां पर किसके बारे में बात करी गई है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है। कि जितने भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उनकी सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। अब ये है क्या, देखो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का सिंपल सा मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके जेनेटिक लेवल पर जाकर अगर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करी गई है और उसके बाद उसको हमने इन्वायरमेंट में छोड़ दिया है, तो उसको हमें सेफली हैंडल करना है। और अगर आप ऐसा करने के बाद उसे एक किसी नए एरिया में, किसी नए एनवायरनमेंट में, किसी नए देश में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे, उसके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी आपको क्या करना है, उसे ढंग ठीक तरीके से करना है। आपको पता है होता क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो यूएस से कोई प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, यूएस से कोई प्रोडक्ट आया। ठीक है, मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इससे रिलेटेड नहीं है, बस इससे आपको समझ आ जाएगा। और ये इंडिया में आया। अब समझो ये जहां पर रखा गया था यूएस में, ठीक है, उस एरिया में कोई भी वायरस हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी वायरस हो, कोई भी ऐसा इन्वेसिव स्पीशीज हो जो इस कंटेनर में गलती से आ गई। अब वो इंडिया में आ गया कंटेनर, इंडिया में भी उसे सेफली हैंडल नहीं किया गया। अब क्या हुआ, वो जो इन्वेसिव स्पीशीज थी या कोई भी वायरस था वो यहाँ पर भी फैलेगा। और यहाँ के जो इंडिजीनियस प्लांट्स हैं, इंडिजीनियस एनिमल्स हैं, उन्हें क्या करेगा, उन्हें इफेक्ट करेगा। तो वो क्या करेगा, वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। और अगर ये इन्वेसिव प्लांट ज्यादा स्ट्रांग है तो यहाँ की जो लोकल ओरिजिन या फिर इंडिजीनियस क्रॉप्स हैं, इंडिजीनियस प्लांट्स हैं, इंडिजीनियस एनिमल्स हैं, उन्हें हार्म करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो यहाँ का इंडिजीनियस इन्वायरमेंट है वो हार्म हो रहा है। तो ऐसा ही लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी कर सकते हैं। इस वजह से बोला गया है कि उन्हें सेफली हैंडल करना है और उन्हें उनके ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर भी ध्यान देना है कि ऐसी गलतियां ना हो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। किसी किसी को लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं पता होगा क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। कि इज एन ऑर्गेनिज्म जिसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया गया है। मैंने अभी बताया कि जिसके जेनेटिक लेवल पे जाकर मॉडिफिकेशंस की गई हैं। ठीक है। कैसे, बाय यूजिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ये है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। मैंने बहुत डीप में जाकर आपको वहां पे चीजें समझाई थी पहले भी, अब भी समझा दी है। ठीक है। तो अब जरा आ जाओ क्वेश्चन में।
क्या सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन की बात नगोया में करी गई? यार कहाँ करी गई, इधर तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो में था, बिल्कुल था, ये गलत है। ठीक है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल में एनेक्स 1 कंट्री है, बिल्कुल भी नहीं है, किसमें? क्योटो में है, मैंने यहाँ पे ऐड भी किया है, ये लिखा है ना कि एनेक्स 1 कंट्रीज जो कैटेगरी है वो क्या है, वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर है। किसके बारे में बात करती है? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बस ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, मुझे कमेंट करके प्लीज बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।